तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर के साथ, पूरी डिटेल से और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी बच्चे जब साइंस पढ़ते हैं कुछ बेसिक बातें उनको पता होनी चाहिए। क्लास 10 में अगर बात करो कि पहला ही चैप्टर जो है, या कितने भी चैप्टर आप उठा लो केमिस्ट्री के, जब तक आप इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं जानोगे, केमिस्ट्री की ABCD आपको नहीं आ सकती है। क्लास 7 में बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही करवाया जाता है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ क्लास 7 के बच्चों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी क्लास 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर बच्चों आपको बेसिक्स के बारे में पता है तो मैं कुछ टेबल्स यहां बताऊंगा, वो टेबल्स आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो टेबल्स याद नहीं होगी आप कई सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ टेबल्स के बारे में यहां पे बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले ये है, एक टेबल है जिसके अंदर मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। 4 कॉलम कौन से बनाए हैं? सबसे पहले ध्यान दे, यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 10 तक और ये 11 से लेकर 20 तक मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, और हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर। बताता हूं एटॉमिक नंबर क्या है। एलिमेंट लिखे हुए हैं, एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, उनका सिंबल लिखा हुआ है, और उनके ऊपर चार्ज क्या है, या बोलो तो उनकी वैलेंसी क्या है, वो लिखी हुई है। तो ये 1 से लेकर 20 तक मैंने एलिमेंट की एक टेबल बनाई है जो मैंडेटरी है, क्लास 7 के बच्चों के लिए भी, क्लास 10 के बच्चों के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा। क्या क्या है एलिमेंट? एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो छोटे छोटे एटम्स बनते हैं, और वो सारे ही एटम एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट यहां पर 20 याद करने हैं और सीरियल वाइज ही याद करने हैं। जैसे पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक। मेरे पास एक ट्रिक भी है, अगर आपको सीरियल वाइज याद करनी है, और याद भी सीरियल वाइज ही करनी होती है। ट्रिक क्या है यहां पर? ट्रिक बता देता हूं। पहले 10 को याद करने के लिए तो एक ट्रिक है, हाई हील्स लिए बिना भी चाची, नानी और फूफी, फूफी लिख लो, फूफा लिख लो, नाचेंगे, नाचेंगे। हाई हाइड्रोजन, हील्स हीलियम, लिए लिथियम, बिना बेरिलियम, बिना भी बोरॉन, चाची कार्बन, नानी से आ गया नाइट्रोजन, और से आ गया ऑक्सीजन, फूफी से आ गया फ्लोरीन, और Ne से क्या आ गया हमारा? नाइट्रोजन। ये 10 तो आप ऐसे याद कर सकते हो। हाई हील्स लिए बिना भी चाची, नानी और फूफी नाचेगी, ऐसे आप यहां से याद कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगले 10 के लिए भी ट्रिक है। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, केक, केक डाल दो, कतली लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इन 10 के लिए आप ये याद कर सकते हो, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ऐसे याद कर सकते हो। सीरियल वाइज ही लर्न करने हैं। पहला, हाई हील्स लिए बिना भी चाची, नानी और फूफी नाचेगी, 10 हो गए। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ऐसे आपको याद करने। अब कहोगे सर ये सीरियल वाइज ही क्यों लर्न करने? अब यहां पे वर्ड पढ़ो, मैंने वर्ड लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है?
एटॉमिक नंबर का मतलब है कि भाई इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। होता तो प्रोटॉन है, पर जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये कह सकता हूं एटॉमिक नंबर ये बताएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर बोलो तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। हीलियम 2 नंबर पर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। जितना ये नंबर लिखा हुआ है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बात। साथ में याद क्या करना है, इनके सिंबल भी याद करने। अब सिंबल में ये बात नोट करने वाली है कि जो भी आपका एलिमेंट है उसका पहला लेटर ही आपका सिंबल बनता है। जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, H, इसका सिंबल क्या बनेगा, H। पर जहां कहीं पर 2 H आ गए तो एक में तो मैं कैपिटल H लिख दूंगा हाइड्रोजन के लिए, पर हीलियम आ गया तो हीलियम H तो मैं पहले यूज कर चुका हूं, इसलिए मैं क्या यूज कर लूंगा, He। लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरोन के लिए B, कार्बन के लिए C। ये सिंबल्स है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जो पहला लेटर है वहीं से ही बन के आता है। जब भी आप सिंबल लिखो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर एक ही का आप 2 लेटर लिख रहे हो तो पहला कैपिटल और दूसरा क्या रहेगा, स्मॉल। अगर लिथियम का Li लिख रहे हो तो L कैपिटल और I क्या रहेगा, स्मॉल। ठीक है, हाइड्रोजन से H आया, हीलियम से He आया, लिथियम से Li, बेरिलियम से Be, बोरॉन से B, कार्बन से C, नाइट्रोजन से N, ऑक्सीजन से O, फ्लोरीन से F, नियोन से Ne, सोडियम से Na। अब तुम कहोगे सर सोडियम में Na तो आ ही नहीं रहा, तो सोडियम को बच्चों पहले नाम जो होता था वो नाम था नेट्रियम, तो Na वहां से लिया गया है। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम। अब पोटाशियम में भी K तो आ नहीं रहा, तो इसका पहले नाम बच्चों होता था कैलियम, कैलियम और कैल्शियम। ये 20 ये याद करने हैं। अब अगर बात करूं कि ये क्या चीज है सर, ये क्या चीज है, ये तो जरूर याद करनी है, बिना इनके तो काम चलने ही नहीं वाला। अब ये जो चीज है ये मेरे पास आता है, इसको बोलते हैं या तो बोलते हैं वैलेंसी या इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। आपको फिलहाल के लिए ये तो याद करने ही करने। याद क्यों करने हैं, कैसे आए वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये +3 क्यों लिखा, +1 क्यों लिखा, ये सब बातें मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझने के लिए मैंने एक टेबल और बनाई है। क्या लिखा है इस टेबल में, सबसे पहले तो 10 मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हैं, उनमें जो एलिमेंट आते हैं उनके नाम लिखे, उनके मैंने सिंबल लिखे, और साथ में यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको समझ लेते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके से एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब उसको भी समझने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने से पहले 2-3 बातों के बारे में आपको जरूर पता होने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। ऐसा कहा जाता था कि जो एटम्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी अगर मैं एलिमेंट को ब्रेक करता जाऊं तो मुझे छोटे छोटे एटम्स मिलने वाले, एटम को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, ये एक थ्योरी थी। बट बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गई, जैसे जैसे नई नई इन्वेंशंस आई, तो पता लगा कि भाई एटम के अंदर भी और छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें जो हैं एटम के अंदर पाई जाती हैं, और साथ में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियस। एटम का, हर एटम का क्या होता है, एक स्पेस होता है उसके अंदर जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। मतलब जैसे अगर मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं,
जैसे मान के चलते हैं ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन है और जो ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम P+ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग E- लिखते हैं। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो मैं बताऊं, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। अलग अलग ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल दो, सर्कुलर ऑर्बिट बोल दो, या फिर शेल बोल दो, इसके अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर मैं बोलूं इस पहली ऑर्बिट का नाम, इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, आगे वाली को थर्ड बोल दें, फोर्थ बोल दें, या फिर के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन ऑर्बिट के अंदर क्या लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब हर न्यूक्लियस की, हर न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है, इसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है। वो कुछ एनर्जी का इनका ही होता है, तो जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ लिमिट ही होती है कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं आ सकते। 9th क्लास में बच्चों एक स्कीम आती है जिसको बोलते हैं बोहर-बरी स्कीम, जिसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। और इस स्कीम के अंदर एक फॉर्मूला आता है 2n², यानी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं इन ईच शेल, कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, शेल या ऑर्बिट। जैसे अगर मैं कहता हूं n1 है, यानी ऑर्बिट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × में n की जगह मैंने लिख दिया 1, तो ये बन गया 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर मैं n की जगह पर 2 पुट कर दूं, यानी सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो यहां n की जगह लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और 4 2 बन जाएगा 8, यानी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं n की जगह 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 2 कितना बन जाएगा, 80। इस तरीके से इस फॉर्मूले से ये पता कर सकता हूं हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इनकी। अब होगा क्या, अगर मैं तुम्हें कहता हूं हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1, तो ये एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा, मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो कहां होते हैं, वो सर्कल के, इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर मैं बोलूं पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सर 2 आ सकते हैं, तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा ये कहां पर आएगा, ये पहली वाली ऑर्बिट में ही आएगा, पहली वाली ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा होगा। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, ये पहली ऑर्बिट में ही होंगे, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लग जाएगा। अगर मैं आता हूं लिथियम पे, अब अगर मैं आता हूं लिथियम पे,
तो लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 ही होता है, इलेक्ट्रॉन 3 है। अब पहली शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 आ सकते हैं। तो ये तीसरा कहां जाएगा? तो होगा क्या, के शेल के अंदर इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और अगली ऑर्बिट में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। भाई पहली वाली शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस। तो दूसरा जो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ये कहां जाएगा? इसमें तो आ नहीं सकता, तो ये कहां जाने वाला है? इस सेकंड वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने कैसे अरेंज किया? पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1। इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट के अंदर अरेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है ना बात? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन 3 है, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 1। आ जाओ, लिथियम के बाद आता है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो पहली ऑर्बिट में कितने आने वाले हैं? 2, और 2 बच गए, तो वो कौन सी ऑर्बिट में आएंगे? दूसरी ऑर्बिट में आएंगे। ठीक है ना? तो पहली ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरी ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? 2। ऐसे करते करते आपकी पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है बात? क्लियर? समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिट के अंदर अरेंज करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये जो वैलेंसी वाली बात मैं आपको बता रहा था, ये यहीं से समझ में आएगी, ये यहीं से समझ में आएगी। आप समझते हैं इसको, देखना अब समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? पहली ऑर्बिट में होगा। तो कन्फिग्रेशन क्या लिखूंगा? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? पहली शेल में आ जाएंगे। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में से 2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो के शेल में आएंगे, और जो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर आएगा? एल शेल में, यानी सेकंड वाली ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर बेरिलियम की बात करूं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी शेल में कितने आएंगे? 2। फिर बोरॉन, बोरॉन में पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 3। यहां 6 है, तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 4। यहां नाइट्रोजन है, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5। 8 अगर है तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6। 9 है अगर फ्लोरीन में, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 7। फिर नियोन आ जाता है, नियोन में 10 है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में कितने आएंगे? 8। तो मेरी पहली वाली ऑर्बिट भी भर गई और सेकंड वाली ऑर्बिट भी भर गई। 8 ही तो आ सकते थे उसके अंदर। अब जब 8 आ जाएंगे तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाएगा? भाई जैसे 2 पहली वाली ऑर्बिट फुल हो गई थी तो कहां गया था? सेकंड वाले में गया था। अब सेकंड वाली भी फुल हो गई है, अब ये कहां जाएगा? थर्ड वाले में जाएगा। तो अगर मैं बोलूं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं, अगर अगले वाले में देखें, अगर जैसे यहां पर है, अब यहां पर सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो पहली शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरी शेल में 8 आ सकते हैं, 10 हो गए, और तीसरी शेल में कितने आ जाएगा? 1। यहां तीसरी शेल में कितने आ जाएंगे? 2। मैग्नीशियम में 12 है, तो तीसरी शेल में 2। एल्यूमिनियम में तीसरी शेल में कितने आएंगे? 3। सिलिकॉन में तीसरी शेल में कितने आएंगे? 4। फास्फोरस में कितने आएंगे? 5। सल्फर में कितने आएंगे? 6। क्लोरीन में कितने आएंगे? 7। और आर्गन में कितने आएंगे? 8। तीसरी शेल तक बात हो रही है। अब तीसरी शेल की कैपेसिटी कितनी थी? 18। हमने बताया था पीछे, पहली में 2 आ सकते हैं सर, दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरी में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। अब 18 तो आ सकते हैं, पर कोई भी ऑर्बिट अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है। स्टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि जो 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी इतनी ज्यादा इच्छा है कि 9वां इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रखूं, तो वो ये करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, और अगर 9वां इलेक्ट्रॉन आता है तो अपनी शेल भरने की बजाय चौथी वाली शेल भरनी शुरू कर देते हैं। यानी अगर मैं बताऊं, पोटाशियम के अंदर जैसे मैंने बोला 19 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरी ऑर्बिट में 8 आ गए, तीसरी ऑर्बिट में 8 जैसे ही हो जाएंगे
इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहेगा भाई तू 8 पहले पूरे कर ले, मैं फिर अपने पूरे दोबारा कर लूंगा। यानी जब अगली शेल के 8 हो जाएंगे फिर ये अपने फिल करना शुरू करेगा। तो आपने ये समझना है कि जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वो शेल क्या हो जाने वाली है, स्टेबल हो जाएगी। मतलब यहां पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन आगे स्टेबल होगी, 9वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कौन सी शेल में चला जाएगा, चौथी वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2 8 8 1। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी 2 8 फिर 8, जो 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में, तो ये कहां चले जाएंगे, चौथी शेल में चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिट के अंदर अरेंज करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो ये लास्ट ऑर्बिट के अंदर, जैसे लिथियम में ये सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहां बेरिलियम में सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां पर सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, 3। यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8। 2 चीजें आती है बच्चों, ध्यान रखनी है। एक होता है वैलेंस शेल और एक होता है वैलेंसी। ये वैलेंस शेल क्या है, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। जैसे हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है तो मैं उस एक ही ऑर्बिट को क्या बोलूंगा, वैलेंस शेल है। हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहली शेल के अंदर ही है। पर लिथियम के अंदर यहां पर पहली शेल में 2 है, दूसरी शेल में कितने हैं, 1 है। तो इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहां पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे पहली शेल में 1 है, ये पहली शेल में 2 है। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, हर एटम की एक विश होती है, एक इच्छा होती है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर ले। पूरा मतलब जैसे अगर बोलूं मैं कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो ये चाहते हैं कि मेरी जो शेल है वो पूरी हो जाए, यानी उसको स्टेबल करने के लिए पहली शेल को तो 2 चाहिए और बाकी शेल को कम से कम 8 तो चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि लिथियम है, लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पहली शेल तो पूरी है, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वो कहता है कि भाई मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं सेकंड शेल को पूरा भर दूं, 8 तक ले जाऊं। पर यहां पर प्रॉब्लम ये रहेगी कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास आना बड़ा मुश्किल है। पर ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अगर यहां बोलूं बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये कहेगा भाई मुझे भी 8 बनाने हैं, सर मुझे कोई 6 दे दो। अब ये कहेगा भाई 6 कोई मुझे दे दो, तो 6 देना तो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए, इसके लिए लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये 6 लेने की बजाय 2 क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, लूज करेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा भाई 5 मुझे कोई दे दो, पर 5 लेना इसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कार्बन का खेल थोड़ा अलग है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं दे सकता, ये हम पढ़ेंगे। पर क्लास 10 में एक चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। फिलहाल आप ये समझो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है।
वैसे ही लूज और गेन तो नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। बट चलो कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना है नहीं बनाना है, उसके बेस पर तो मैं इसकी दो ले सकता हूं, लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ठीक है, आ जाओ नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये क्या कहेगा कितने चाहिए इसको, इसको चाहिए 3। अब कोई इसको 3 दे दे या ये 5 किसी को दे दे, अब 5 देना भी बड़ा मुश्किल है। 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 आराम से दे सकता है, पर 5 देना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये कहेगा यार मुझे कोई 3 दे दो, तो 3 लेना इसके लिए आसान है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, लेने वाला है, गेन करने वाला है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में, 6। ये क्या कहेगा भाई 6 दे दो या 2 ले लो, तो देना तो इसके लिए बड़ा मुश्किल है। ये कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई दे दो, तो आउटर मोस्ट शेल 8 बन जाएंगे। ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, कहेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है आराम से मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल पूरी होगी। ये इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा भाई मुझे तो चाहिए नहीं, मेरी तो आउटर मोस्ट शेल पहले ही फुल है, ना मैं किसी को दूंगा ना मेरे से कोई लेगा, ये तो पहले से ही फुल है। ठीक बात। तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ये चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, फिल हो जाए। हर एटम यही चाहता है, फिल हो जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो वह क्या होता है, वो किसी के साथ चिपकता रहता है, कभी किसी के साथ रिएक्शन कर ली, कभी किसी के साथ रिएक्ट कर गया, तो ऐसा होता है। पर अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको इतने इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं स्टेबल होने के लिए, या बोले तो आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वैलेंसी क्या बनेगी इसकी, +1। देने पर वैलेंसी क्या बनती है, +1। देने पर वैलेंसी क्या बनती है, +1। अगर बेरिलियम की बात करूं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, लूज करने वाला है, तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, +2। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी क्या बन जाएगी, +3। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बन जाएगी +4। अगर गेन करता है तो बन जाएगी -4। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो प्लस बनेगा, और जब कोई गेन होता है तो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो क्या बनेगी, -4, लूज करता है तो क्या बनेगी, +4। ठीक है। नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 गेन करना चाह रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने पर ये क्या बन जाएगा, -3। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो क्या बनेगा, -2। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनेगा, फ्लोरीन क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 बनेगा। तो वैलेंसी याद कैसे करोगे सर, 1 +1 +2 +3 +4 या -4, फिर -3 -2 -1 0। क्योंकि जो नियोन है उसके पास तो आउटर मोस्ट शेल फुल है, ना तो वो देता ना वो लेता, तो इसकी वैलेंसी क्या बनती है, 0 बनती है। ठीक बात, क्लियर, पक्का, चलो आगे। ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का खेल थोड़ा सा अलग है। अब तुम कहोगे कि हाइड्रोजन सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, लेना तो चाहेगा, पर इसकी जो कैपेबिलिटी है, ये चाहता क्या है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो जाए, लूज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसकी जो इच्छा है, जो विश लगा लो इस एटम की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो हाइड्रोजन क्या क्या बनेगा, +1। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल फुल है, ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 0। तो इसीलिए मैंने यहां पर +1 +1 0, ये 1 2 3 4 3 2 1 0 ऐसे चलता है, ऐसे बनते हैं ये 4 समान। और एक बात यही मैं ऐड ऑन कर देता हूं, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है जनरली वो मेटल्स होते हैं। एक आध केस हो सकता है जिसमें कुछ और हो,
पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो सारे क्या होते हैं, मेटल। जैसे लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल है। ये बोरोन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा, पर इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी है, इसलिए इसको मेटलॉइड बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा। अब कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता ना शेयर लूज करता, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल में आता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तीनों, तो तीनों को हमने क्या बोलना है, नॉन मेटल बोलना है, ठीक है। और जो ये वाले हैं जो जिनकी वैलेंसी 0 है, ना ये गेन करते ना ये लूज करते हैं, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस या फिर बोलते हैं नोबल गैस। और जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी नॉन मेटल में काउंट होती हैं। तो आपकी जो ये इनर्ट गैस है, जैसे आपका हीलियम हो गया या ये नियोन हो गया, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते ना गेन करते, तो इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस में बोलते हैं। और जितनी भी गैसेज हैं वो सारी नॉन मेटल में ही आती है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये 11 से 20 वाले हैं, 11 से 20 वाले हैं। इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 देना इसके लिए आसान है, 7 लेना इसके लिए मुश्किल है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करने पर इसके ऊपर आ जाएगी वैलेंसी +1। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज, और यहां पे क्या बन जाएगा, +2। एल्यूमिनियम की आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 दे सकता है, 5 लेना इसके लिए मुश्किल है, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +3। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये लूज या गेन करेगा, चलो हम गेन के हिसाब से समझते हैं, फिलहाल लूज के हिसाब से समझते हैं। इसकी वैलेंसी लेते हैं +4। ये भी शेयर ही करता है 4 वाला। फास्फोरस के पास 5 है। अब ये 5 देना इसके लिए मुश्किल है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा तो वैलेंसी बन जाएगी -3। सल्फर में 6 है आउटर मोस्ट शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा, -2। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी बन जाएगी -1। आर्गन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और 8 में तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। वो कहता भाई ना तो मुझे चाहिए ना मैं दूंगा, तो नहीं लेगा नहीं देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इसकी 0। इसको बोलेंगे इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। अब पोटाशियम पे आप तीसरी शेल तो पूरी होगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, चौथी वाली शेल में चला गया। वहां जाके 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करना इसके लिए आसान है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनाएगा, +1। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस, गेन करेगा तो नेगेटिव, ठीक है। ये कैल्शियम है। कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी क्या बन जाएगी इसकी, +2। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल, ठीक बात, क्लियर। तो ये वाली टेबल आई कहां से, ये +2 +3 में क्यों बता रहा था, यहां पे ये बात क्लियर हमारी हो गई है। तो स्टार्टिंग में जो बिल्कुल मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, ये वाली जो बताई थी, आपको ये याद करनी है, ये याद करनी है। 10th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, कम से कम मिनिमम ये टेबल तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आई कहां से कैसे बना ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये तो है 1 से 20 एलिमेंट की, पर यही बात खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट हैं, जिनकी वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। सिंबल भी याद करना पड़ेगा, उनकी वैलेंसी भी याद करनी पड़ेगी। एक वो भी पढ़ लेते हैं। बेसिक बात बता रहा हूं, बेसिक का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। केमिस्ट्री का ABCD नहीं सीख पाओगे जब तक ये चीज आपको नहीं आएगी, क्लियर, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट मैंने यहां पे लिखे हैं जिनकी वैलेंसी भी आपको याद करनी है। जैसे आयरन है, आयरन का पहले नाम बच्चों होता था फेरम, फेरम होता था, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, Fe। इसकी 2 तरह की वैलेंसी है, कुछ कंडीशन में 2 है, कुछ कंडीशन में 3 है। हम 2 और 3 लेंगे। हमें कैसे पता लगेगा सर 2 लेनी है कि 3 लेनी है, वो वहां पे लिखा आएगा। अगर तो आयरन 2 लिखा आ गया
तो मैं कहूंगा इसकी वैलेंसी 2 है। या इसकी जगह फेरस वर्ड आ गया, फेरस, तो भी वैलेंसी 2 है। अगर वैलेंसी 3 लेनी होगी तो वहां पे लिखा आएगा आयरन 3 या फिर लिखा होगा फेरिक। ठीक है, तो 2 और 3। कॉपर, कॉपर का पहले नाम होता था बच्चे क्यूप्रम, इसलिए यहां से इसका नाम पड़ा Cu। इसकी 2 वैलेंसी है, या तो 1 है या 2 है। अगर 1 है तो लिखा आएगा कॉपर 1, अगर 2 है तो लिखा आएगा कॉपर 2। कॉपर 1 ना लिखा है तो क्या पता क्यूप्रस लिखा आ जाए, क्यूप्रस। और अगर वैलेंसी 2 है तो लिखा आएगा क्यूप्रिक, क्यूप्रस या क्यूप्रिक। ठीक है, यहां से अंदाजा लगा सकते हैं वैलेंसी 1 है या फिर 2 है। सिमिलरली मरकरी, मरकरी का सिंबल है Hg। अब Hg कहोगे सर इसमें हाइड्रोजन Hg तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो बच्चे इसका नाम पहले होता था हाइड्राजिरम, इसलिए इसका नाम Hg रखा गया। इसके पास भी 2 वैलेंसी है, या तो +1 है या +2 है। अगर मरकरी 1 लिखा गया तो 1 वैलेंसी है, मरकरी 2 लिखा गया तो 2 वैलेंसी है, या मर्क्यूरियस आ गया या मर्क्यूरिक आ गया। 1 की जगह मर्क्यूरियस, 2 की जगह मर्क्यूरिक, समझ जाना यहीं से। ठीक है, इसके अलावा आपको लेड पता होना चाहिए। लेड का पहले नाम होता था प्लम्बम, तो वहीं से नाम आया इसका Pb। इसकी वैलेंसी है 2, तो लिखोगे +2। बेरियम, बेरियम का सिंबल है Ba, इसकी भी वैलेंसी 2 है, +2। जिंक, जिंक का सिंबल है Zn, वैलेंसी इसकी भी +2 है। क्रोमियम, Cr से डिनोट करते हैं, इसकी भी वैलेंसी 2 है। मैंगनीज, Mn से डिनोट करते हैं, इसकी भी वैलेंसी +2 है। सिल्वर, सिल्वर को डिनोट करते हैं बच्चों Ag से, क्योंकि इसके पहला नाम होता था अर्जेंटम, इसलिए Ag से डिनोट करते हैं। वैलेंसी इसकी 1 है, तो वो +1 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन को डिनोट करते हैं Br से, और इसकी वैलेंसी है -1। -1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये लूज नहीं करता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सबसे नाम लग रहे हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबकी वैलेंसी -1 है। एक यहां पे लिखा हुआ मैंने आयोडीन, आई से डिनोट करते हैं, इसकी वैलेंसी क्या है -1। ये वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। ये जो मैंने वैलेंसी बताई है, ये एलिमेंट की वैलेंसी बताई है कि उन एलिमेंट के जो एटम्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन इतने गेन करेंगे। ठीक है, ये तो थे सिंपल वाले आयन जहां पे एलिमेंट का एटम होता था। बट हमें कुछ और भी पढ़ना है, एक टेबल और है जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो केमिकल फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। आपको कंपाउंड का नाम लिखा होगा, आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो ये तो हैं आपके सिंपल वाले आयन। इसके अलावा आपको एक टेबल याद करनी है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के चार्जेस, या बोले तो वैलेंसी। कुछ याद रखने हैं। वैसे तो जितने भी ये कॉम्प्लेक्स आयन हैं, ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स है तो 2 से ज्यादा एटम से बने होंगे, सारे के सारे नेगेटिव ही होते हैं, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो एक को मैंने पॉजिटिव यहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी 10th क्लास तक, वो यही लिखा हुआ है। सबसे पहले याद रखना आपको अमोनियम आयन, वो होता है NH4 और चार्ज क्या रहता है इसके ऊपर +1। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन होती है, एक होता है अमोनियम, एक होता है अमोनिया। अमोनियम तो है आयन, फॉर्मूला क्या लिखा मैंने NH4 सारे के ऊपर +1, और अमोनिया होती है गैस, फॉर्मूला इसका रहता है NH3। ये आयन है, ये पूरी गैस का एक मॉलिक्यूल है। ठीक बात, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अमोनियम आयन है NH4, इसके ऊपर चार्ज क्या है +1। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
तो ये हो गया OH, इसके ऊपर क्या है -1। सल्फेट SO4, उसके ऊपर -2। नाइट्रेट, नाइट्रेट में NO3, ऊपर -1। ये याद करनी पड़ेगी भाई बच्चों बात ये। नाइट्राइट, नाइट्राइट आ जाए तो NO2, इसके ऊपर है -1। नाइट्रेट, नाइट्राइट। कार्बोनेट, बार बार जरूरत पड़ेगी इनकी, CO3, ऊपर चार्ज याद रखना है -2। फॉस्फेट PO4, इसके ऊपर -3। एसीटेट CH3COO, ये H नहीं आएगा, CH3COO, और सारे के ऊपर -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बोले बाइकार्बोनेट, ये होता है HCO3, इसके ऊपर होता है -2। एक आगे चैप्टर में जरूरत पड़ती है डाइक्रोमेट, यहां लिख देता हूं डाइक्रोमेट, इसका होता है Cr2O7, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, क्रोमीन ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, इसके ऊपर होता है -2। एक इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों का, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने बहुत बच्चे देखे। सर एक आता है सल्फेट, एक आता है सर सल्फाइट, और एक आता है सर सल्फाइड। अब तीनों में बड़ा फर्क है, तीनों में ही बड़ा फर्क है। सल्फेट तो बच्चों होता है SO4, सारे के ऊपर -2 वाला चार्ज होता है। सल्फाइट ये होता है SO3, इसके ऊपर भी -2 होता है। और जब ये IDE लग जाए तो ये आया है सल्फर से। ये कहां से आया है? सल्फर से आया है। IDE लग जाए तो वो सिंपल वाला आयन है, सल्फाइड है तो वो कहां से आया है? सल्फर से आया है। और सल्फर का सिंबल क्या था? S, और वैलेंसी क्या है उसकी? -2। तो ये बात ध्यान रखनी है, सल्फेट है, सल्फाइट है या सल्फाइड है। ऐसा ये कंफ्यूजन आता है। नाइट्रेट, एक आता है नाइट्रेट, एक आता है नाइट्राइट, एक आता है नाइट्राइड। IDE का मतलब तो ये एलिमेंट से आया है, नाइट्रोजन से आया होगा। नाइट्राइड कहां से आया होगा? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का N होता है, वैलेंसी क्या रहती है इसकी? -3। और नाइट्रेट ये लिखा हुआ है NO3, इसके ऊपर होता है -1। नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्राइट क्या होता है? NO2, इसके ऊपर -1। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। IDE लग जाए तो वो एलिमेंट से आया है, सिंपल आयन है, वहीं से आपको उठाना है। अगर आ जाए क्लोराइड, अब IDE आ रहा है तो ये कहां से आया होगा? क्लोरीन से आया होगा, -1 होता है। आयोडाइड, आयोडाइड, IDE कहां से आया होगा? आयोडीन से आया होगा। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कहां से आया होगा? ब्रोमीन से आया होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। याद ये होंगे तभी बात बनेगी बच्चों, तभी आप केमिस्ट्री का कम से कम ये बातें तो आपको बच्चों आनी चाहिए, नहीं तो फिर केमिस्ट्री बिल्कुल यूं ऊपर से जाएगी। ठीक है, रिएक्शन तो तभी लिख पाओगे ना जब आपको ये पता होगा। तो ये 2 टेबल आपको जरूर लर्न करनी है। ठीक है, आगे 2-3 बातें और जो इंपॉर्टेंट हैं, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, ये तो जरूर हैं। इनके बारे में तो टीचर कहते हैं कि ये तो बच्चों को पता ही होने चाहिए। इसमें हम क्या बताएं? बिल्कुल सही बात है, पता ही होना चाहिए। क्या क्या पता होने चाहिए? कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड याद होना चाहिए, H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, ये 4 स्ट्रॉन्ग याद रखने हैं। वीक में सल्फ्यूरियस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक में आता है H2SO4, सल्फ्यूरियस में आता है H2SO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3।
एसिटिक एसिड CH3COOH वीक एसिड में आता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड लिख दो या मीथेनोइक एसिड लिख दो, एक ही बात है। इसको एसिटिक एसिड लिख दो, इसको इथेनोइक एसिड लिख दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूले तो याद रखने ही रखने हैं, किसी भी मोमेंट पर कभी भी सामने आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लें। स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिस जनरली क्या होता है, मेटल के आगे लगा होता है OH, होते तो और भी हैं पर जनरल से बता रहा हूं मैं कि कैसे पहचानोगे ये बेस है कि नहीं है। मेटल के आगे क्या लगा होगा, OH। तो दो स्ट्रॉन्ग बेस याद रखनी है, एक तो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक याद रखना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। इसके अलावा अगर 10th क्लास तक तो बता रहा हूं मैं, आगे हो सकता है ज्यादा कुछ और भी आता हो, पर 10th क्लास तक ये दो आपको स्ट्रॉन्ग याद रखने। इसके अलावा अगर कोई और मेटल के आगे OH आ जाए, वो सारे वीक में आते हैं, वीक में आते हैं। जैसे आपका सोडियम की जगह पर मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम में क्या ले लिया मैंने, मेटल के आगे हाइड्रोक्साइड ले लिया, पर ये सोडियम और पोटाशियम तो नहीं है, एल्यूमिनियम है। किसी भी दूसरे मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा वीक बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर 4 आना चाहिए था, NH4OH, ये भी वीक बेस में ही आएगा। तो जिसके आगे मेटल के आगे OH लिखा होता है, होते वो बेस है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कोई दूसरे मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वीक बेस में काउंट होगा, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये जरूर याद होनी चाहिए। इसके बाद अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, अब होता क्या है कि जितने भी हमारे पास मेटल्स नोन हैं, उनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की। कोई जल्दी रिएक्ट करता है, कोई देर से रिएक्ट करता है, और इस रिएक्टिविटी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर, जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको सबसे नीचे। यानी मेटल्स को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर आता है सबसे पोटाशियम और सबसे नीचे क्या आता है हमारा प्लेटिनम। अब ये याद कैसे करनी है सर ऐसे कैसे याद करेंगे, इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है। नोट कर लेना बच्चों, जितने भी मैं ये टेबल बता रहा हूं इनको नोट जरूर करें, और जहां पे भी आपकी कोई पढ़ने की कोई पर्टिकुलर प्लेस है कि मैं यहां बैठ के ही पढ़ता हूं, यहां पे बच्चों सामने ही चिपका लो, क्योंकि बार बार देखोगे तो ही याद होगा, नहीं तो कहोगे सर इतना सारा कुछ कैसे याद करें। भाई कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। पेपर भी तो देख ही आओगे, कुछ तो लिख के आओगे, अब कुछ लिखने के लिए तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है बात। चलिए इसको याद कैसे करेंगे सर, कैसे पता लगेगा सर क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, तो मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बना रखी है। क्या ट्रिक है, पढ़ते हैं क्या ट्रिक है। काशी से आ गया पोटाशियम, नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटो। काशी से बन गया के मतलब पोटाशियम, नाथ से बन गया Na मतलब सोडियम, का से बन गया Ca कैल्शियम, माली से याद रख सकते हो मैग्नीशियम, आलू से याद कर सकते हो एल्यूमिनियम, जरा से याद कर सकते हो जिंक, फीके से याद कर सकते हो Fe आयरन, पकाता से याद कर सकते हो लेड, है से याद कर सकते हो हाइड्रोजन। अब बच्चे कहेंगे सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल था, मेटल वालों में कहां से आ गया,
पर इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है, तो हमने इसके बीच में जस्ट याद करने के लिए लिख दिया, हालांकि ये मेटल में नहीं आता। कौन, कौन से आ गया Cu कॉपर, है से आ गया यहाँ पे मरकरी, आगे से आ गया Ag यानी सिल्वर, आओ से आ गया Au यानी गोल्ड, और पीटो से आ गया प्लेटिनम यानी Pt। ऐसे याद कर सकते हो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटो। ठीक है, ये याद करोगे तो बहुत हेल्प होने वाली है, दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से। पर ये बेटे याद तो करना पड़ेगा, मिनिमम सी चीज है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या जरूरी है, लास्ट चीज बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी पड़ेगा। अब कई बार देखोगे आपकी बहुत सारी जगह में एक वर्ड बार बार आएगा, लाइम। लाइम, अब लाइम तो कहोगे सर नींबू होता है, हाँ होता है, नींबू भी लाइम ही होता है, लेमन भी बोल देते हैं उसको। पर यहां पर लाइम का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, लाइम वर्ड लिखा आ जाए या क्विक लाइम लिखा आ जाए, लाइम या फिर क्विक लाइम, ये एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम लिखा आ जाए या क्विक लाइम लिखा आ जाए, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में इसको चूना भी बोलते हैं। चूना, जो कलियां करवाते हैं, कली करवाते हैं, व्हाइट कलर के जो वो आते हैं, कट्टे कट्टे लेके आते हैं कली करवाने के लिए, पेंट नहीं बोल रहा, कली करवाने के लिए जो हम लोग घर के बाहर की तरफ करवाते हैं, चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम बोल दो, क्विक लाइम बोल दो, एक ही बात। एक याद रखना है, लाइम वाटर और एक स्लेक्ड लाइम, ये दोनों ही नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं। किसके नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, याद रखना पड़ेगा। एक है लाइम स्टोन, अब लाइम लाइम बहुत सारी हो जाएंगे, ये दो लाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए है, ये दो लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। लाइम स्टोन आ जाए, मार्बल आ जाए, जो ये पत्थर हम घर में लगवाते हैं, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप ये याद कर पाओगे, लाइम और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए यूज होता है, लाइम वाटर और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है, और लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यूज होता है। तो ये बच्चों मिनिमम सी बातें बताई मैंने आपको कि जरूर से जरूर आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये जरूर याद करें, ये जरूर याद करें कि लाइम क्या है, क्विक लाइम क्या है, लाइम वाटर क्या है, स्लेक्ट लाइम क्या है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए, ये जरूर आनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। इस एसिड का क्या फॉर्मूला है, उस एसिड का क्या फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये याद कर लो। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये याद कर लो, ये भी याद करने पड़ेंगे। कोई केमिकल फॉर्मूला तो तभी बना पाओगे जब आपको ये सब कुछ पता होगा। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में एक टेबल बताई थी, ये तो रीजन के लिए बताई थी, पर ये वाली एक टेबल बताई थी मैंने, ये वाली टेबल सिंपल आयन की पहले 20 एलिमेंट की, ये याद करनी है। इसके अलावा आपको ये वाली टेबल याद करनी है, ये वाली पहले 20 एलिमेंट की, फिर ये कुछ 10 एक एलिमेंट और दे रखे हैं, इनकी याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स आयन याद रखना है, कॉम्प्लेक्स आयन की टेबल याद रखनी है। एसिड्स के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, बेसिस के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, और जो वो लाइन वाले कुछ एग्जांपल थे वो जरूर याद रखने हैं। मिनिमम सी चीज है, ये जरूर करनी है। इसके बाद बच्चों कल मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जो बताऊंगा, फिर ये केमिकल फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। फॉर्मूले बनाओगे तभी तो केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे, कुछ रिएक्शन लिखने को आएगी तभी तो लिखोगे। आपको केमिकल फॉर्मूले तभी यूज में आएंगे जब आपको ये पहले सब कुछ याद रहेगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें और
जरूर याद करें इसको, कहीं पे चिपका लें, जहां पे भी आप पढ़ते हो जरूर चिपका लें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका फायदा उठा सके वो भी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको पसंद आया होगा, सब अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत यूजफुल है, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय।